हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की समाजशास्त्र पाठ्य पुस्तक की। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है इसी क्रम में। और आज हम करने जा रहे हैं भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो आज हम देखेंगे भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। और इसके लिए हम आपके लिए नोट्स लाए हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए। जनसांख्यिकी क्या है? ये जनसांख्यिकी या जनसांख्यिकी बात एक ही है। जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन जनसांख्यिकी कहलाता है। यानी कि जनसंख्या हम किसे कहते हैं? जो हमारा समाज है और जो हमारा देश है, उसके अंदर रहने वाले लोगों की जनसंख्या को हम जनसंख्या की सुव्यवस्थित जनसांख्यिकी यानी कि जनसंख्या का गणना कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी स्कूल में देख सकते हैं कि अगर वहाँ पे किसी भी बच्चों का कितने बच्चे हैं, वहाँ पे कितने कौन से बच्चे हैं, किस कैटेगरी के बच्चे हैं, वहाँ पे हम सुव्यवस्थित अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, उन बच्चों का रोल नंबर एवं क्लास सेक्शन लिखते हैं। तभी तो उनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी वैसा ही है। यहाँ पर सभी को एक समान दिखाने के लिए इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन ही जनसांख्यिकी कहलाता है। इसका अंग्रेजी प्राय डेमोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्दों डेमोस लोग तथा ग्राफीन यानी वर्णन अर्थात लोगों का वर्णन। यानी कि यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे इस जनसांख्यिकी को अंग्रेजी में डेमोग्राफी कहा जाता है। जो यूनानी यानी ग्रीक भाषा, यूनानी कहिए या ग्रीक भाषा, दोनों ही एक ही हैं। यूनानी भाषा के दो शब्दों से लिया गया है, डेमोस। यानी कि इन दोनों का संधि विच्छेद कर देंगे तो यहाँ पे डेमोस और ग्राफीन शब्द का उत्पन्न होता है। तो डेमोस का अर्थ होता है लोग, डेमोस का अर्थ होगा यहाँ पे लोग, और ग्राफीन का अर्थ होगा वर्णन करना। यानी कि इन दोनों को मिला दिया जाए तो लोगों का वर्णन करना। यानी कि जनसांख्यिकी क्या है? लोगों का वर्णन करना है। और इसका हम किस अध्ययन से हम इसका प्रयोग करते हैं? अभी मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि क्लास में होता है कि इस बच्चे का यह मतलब कि कास्ट है, इस मतलब और इस कैटेगरी के से है और कहाँ से आया है, ये सबको अलग अलग कैटेगरी में लिखा जाता है। वैसे ही देश के अंदर जो जनसंख्या होती है उसको अलग अलग अनुसूचियों में लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जन्म के आधार पर, यानी कि किसी बच्चे का जन्म 14 वर्ष, मान लो कि जन्म कब हुआ, या छोड़िए, मान लीजिए कि कोई बच्चा 14 वर्ष का है, 14 वर्ष का है और कोई व्यक्ति 64 का है, तो हम इसे किस तरह से गणना करेंगे? यह एक बच्चे के रूप में गणना करेंगे और इसको हम एक ओल्ड एज के बारे में गणना करेंगे, ओल्ड, और एक चिल्ड्रन के रूप में गणना करेंगे। ओके। और मृत्यु कब होती है? मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म लेते ही मृत्यु हो गई, तो हम उसके आधार पर हम जनगणना करते हैं कि इस साल कितने बच्चों की मृत्यु हुई है, कितने हजार बच्चों पे मृत्यु हुई है। प्रवसन देखिए, मान लीजिए कि एक जगह से व्यक्ति ए जगह से व्यक्ति बी जगह जाता है, यहाँ से यहाँ प्रवास करता है या यहाँ से यहाँ प्रवास करता है, तो यहाँ इतने व्यक्ति हैं, यहाँ इतने 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 हैं, तो यहाँ से ये व्यक्ति यहाँ जाता है तो यहाँ का जो है, यहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि होगी, यहाँ पे कम होगा। और यहाँ से व्यक्ति यहाँ जाता है तो भी जनसंख्या क्या होता है कि ये व्यक्ति यहाँ पे गिना जाएगा, ये व्यक्ति यहाँ पे गिना जाएगा। यानी कि यह दोनों ही दर्शाते हैं। और लिंगानुपात कि कौन व्यक्ति कौन सा जेंडर का है, ये हम देखेंगे। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं जनसांख्यिकी के प्रकार या जनसांख्यिकी के प्रकार कितने, जनसांख्यिकी को हम कितने प्रकारों से अध्ययन करते हैं। देखिए, आकारिक जनसांख्यिकी के आधार पर इसमें जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या है, वहाँ पे मान लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, और ये है गोवा। यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में और गोवा में।
आप सबसे जानते ही होंगे, गोवा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश को देखेंगे कि यह इसमें जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसको अलग अलग भागों में बांटेंगे। किस आधार पे? लिंग के आधार पर, समुदाय के आधार पर, जेंडर के आधार पर, यानी कि हम अलग अलग तरीक़ों से हम इसको बांट सकते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं सामाजिक जनसांख्यिकी। सामाजिक जनसांख्यिकी, यहाँ पे हम देखेंगे सामाजिक जनसांख्यिकी। इसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा कि पहले इस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था, अब वोट देने का अधिकार है, तो हमारा राजनीतिक पक्ष में आएगा। पहले देखते हैं कि आपने देखा है श्रीलंका में, वहाँ पे 2 समुदाय रहते थे। एक तो हमारे भारत से गए हुए तमिल, और दूसरा वहाँ के सिलोन यानी कि सिन्हीली समुदाय के वहाँ पे लोग रहते थे। तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था हमारे भारतीय तमिल वासियों से, कि तमिल वालों को वहाँ पे सीटें नहीं दी जाती थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, इंडिया ने इंटरफेयर किया। अच्छा, आगे चलिए, आगे हम देखते हैं जनसांख्यिकी आंकड़े राज्य की नीतियाँ, जैसे आर्थिक विकास, जल कल्याण संबंधी नीतियाँ बनाने एवं कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जनसांख्यिकी क्या है? जनसांख्यिकी को अगर हम अच्छे से हम कुछ भी करते हैं, अच्छे से हम इसको जांचते हैं, अच्छे से इसके बारे में जानते हैं, सरकार को इसके बारे में पता है, तो वो एकदम प्रॉपर तरीके से क्या करेगी, अगर कोई भी पैसा है तो उसे अच्छे से डिवाइड करेगी। मतलब कि वो सरकार पैसे को क्या करेगी, एकदम इक्वली बांटेगी। इसलिए यह राज्य की नीतियों में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं जनसांख्यिकी के सिद्धांत, यानी कि इसके पक्ष और विपक्ष के बारे में बात करेंगे। इसके बाद से हम देखते हैं कि जनसांख्यिकी के सिद्धांत, यानी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, तो इसके लिए जनसंख्या का सिद्धांत हमें थॉमस रॉबर्ट माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत देखेंगे। यह एक अंग्रेज थे, यह यूनानी, यानी कि मान लीजिए कि यह अंग्रेज थे। अंग्रेज कहाँ के रहते हैं? यूरोप कंट्री के अंग्रेज होते हैं, यानी कि वो ये भी वहीं के थे, थॉमस माल्थस। और इनका जन्म हुआ था 1766 को। इनका सिद्धांत है जनसंख्या जियोमेट्रिक अनुपात से बढ़ती है, यानी कि हम देखते हैं इनका कहना है कि जनसंख्या 25 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। 25 वर्ष में। और देखिए किस तरह से दुगनी होती है, यानी कि मान लीजिए कि 2 है, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा। मान लीजिए कि 25 वर्ष में पहले ये है, फिर 50 वर्ष में ये हो जाएगा, फिर 75 वर्ष में ये हो जाएगा, फिर 75 हो गया, ये 100 होगा यहाँ पे, तो ये हो गया कितना, 16 हो गया। तो इस तरह से जनसंख्या सिद्धांत दिया है इन्होंने कि ऐसे करके बढ़ती है। और खाद्य उत्पादन में वृद्धि गणितीय समांतर रूप से वृद्धि होती है, यानी कि इनका कहना है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि जनसंख्या की जो विस्फोट होती है और खाद्य उत्पादक है, यह इक्वली डिवाइड नहीं है। यानी कि जो खाद्य उत्पादन है वो हमारा होता है 2, 4 तो होगा ही, 6 होगा, इसके आगे इसका 8 नहीं होगा बल्कि 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 14 होगा, ऐसे करके होगा। यानी कि देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, खाद्य उत्पादक में वृद्धि नहीं हो रही बल्कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, खाद्य उत्पादक इतना ही रह रहा है। तो यानी इससे क्या होगी कि लोगों को परेशानी होगी, किसके लिए,
खाने पीने के लिए परेशानी होगी। इससे जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जनसंख्या और सामग्री में असंतुलन पैदा होगा, मतलब कि ये दोनों इक्वली डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए कोई भी प्रॉपर तरीके से इसका उपयोग नहीं कर सकता, मतलब कि अपने भरपूर मात्रा में उपयोग नहीं कर पाएगा। समृद्धि बढ़ाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 प्रकार के प्रतिबंधन उल्लेख किया है। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं, माल्थस ने दिया है कि मान लीजिए कि ये तो उन्होंने लिखा कि ये है, क्या है, ये बढ़ता है, किस वृद्धि से बढ़ता है, किस लिए बढ़ता है, इसका क्या परिणाम होगा। अब इन्होंने रोकने का उपाय दिया है। इन्होंने रोकने का उपाय 2 कारणों से सोचा है। एक तो मनुष्य कर सकता है, दूसरा प्राकृतिक खुद करती है। प्राकृतिक एक तो खुद करती है और दूसरा मनुष्य कर सकता है, लेकिन 100% ये करता नहीं है। 90% लोग क्या करते हैं, इसे लापरवाही करते हैं, और 5% ऐसे लोग होते हैं जो देशभक्ति के लिए अपनी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और देश को बचाते हैं। तो प्राकृतिक निरोध, यानी कि आप सोच सकते हैं कि प्राकृतिक कैसे जनसंख्या को नियंत्रित करती होगी। प्राकृतिक कैसे कर सकती है, तो सोचिए और देखिए भी। प्राकृतिक, मान लीजिए कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कहीं कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं कहीं महामारी आ जाती है। मान लीजिए कि जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्या बोलते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च होंगे, तो वहाँ पे मान लीजिए कि कुछ गलती हो जाए। जैसे कि आपने देखा 2019 में ही क्या चाइना ने क्या किया था, कोरोना महामारी को फैला दिया था। तो वैसे ही तो प्राकृतिक हो गया, क्योंकि वो हवा में फैल रहा है और हम श्वास ले रहे हैं, तो हम प्राकृतिक हो गया। तो उसी तरह से ये, जैसे कि अकाल आ गया, मान लीजिए कि सूखा पड़ गया, तो वहाँ पे लोग भूख से मर जाएंगे। भूकंप आ गया तो वहाँ पे लोग दब के मर जाएंगे। बाढ़ आ गया तो वहाँ पे दह जाएंगे। युद्ध हो गया तो वहाँ पे क्या, लोग वहीं पे मारे जाएंगे। तो मतलब कि जनसंख्या घटेगी, बढ़ेगी थोड़ी ना। मरेंगे लोग तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, घटेगी। तो ये हम देख लिए। अब चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कृत्रिम। कृत्रिम ये गलत लिखा है, कृत्रिम ऐसे होगा। तो हम देख लेते हैं कृत्रिम अवरोध। तो आप सोच सकते हैं कि मनुष्य क्या कर सकता है इसके लिए। यानी कि मान लीजिए कि इसमें लिखा है बड़ी उम्र में विवाह करना है, यानी कि बड़ी उम्र में विवाह करेंगे तो जल्दी जल्दी बच्चे पैदा नहीं होंगे, और एक उम्र के बाद मन हट भी जाता है इस सबसे। यौन संयम, यानी कि यौन संयम मतलब कि यहाँ पे लोगों, मतलब कि गलत संबंध न बनाए, अपने को कंट्रोल करके रखे, ब्रह्मचर्य का पालन करें, यानी कि शादी ही ना करें। अब देखते हैं माल्थस के सिद्धांत के विरोध। आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। अच्छा, माल्थस के सिद्धांत छोड़िए ये सब, हम देखते हैं माल्थस के सिद्धांत के विरोध। मान लीजिए कि इन्होंने तो उस समय दिया था, पहले 18 के समय में, 18 सेंचुरी के समय में दिया था, उस समय तो सही था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज सरकार ने बीमारी पर कंट्रोल कर लिया है, मतलब रुक गया है। और किस वजह से बढ़ रहा था, अब गर्भ निरोधक चीज़ों का प्रयोग न किया जा रहा है, इसके प्रचारण और प्रसार पर पूर्ण कार्यवाही की जा रही है। अब क्या हो रहा है, सरकार ने यहाँ पे देख सकते हैं कि अब लोग ज़्यादा इसके प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि आजकल ट्रेडिशन है, हम दो हमारे दो, हम दो और हमारे दो, बस यही ट्रेडिशन है, हम दो हमारे दो। जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। अब यहाँ पे देखते हैं हम, नेक्स्ट है जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। माल्थस का सिद्धांत तो समझ में आया ना, माल्थस का सिद्धांत यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको 2-3 पॉइंट और बता देता हूँ। यहाँ पे शुरू से करते हैं। आप देखिए पहले कि जनसांख्यिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। जनसांख्यिकी शब्द का प्रयोग आसीले
असीले गुरु लॉर्ड ने किया था। इन्होंने कब किया था? 1855 में किया था। इन्होंने जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था 1855 में किया था। और इससे भी पहले जॉन ग्रांट ने क्या किया था? इन्होंने बताया था कि जनसांख्यिकी वह विज्ञान है जो लोगों के बारे में, जो समाज के लोगों के बारे में काउंटिंग करती है, गिनती करती है, उसे जनसांख्यिकी कहा जाता है। तो यहाँ पे समझ में आया जनसंख्या क्या है? जनसंख्या समाज का एक सुव्यवस्थित अध्ययन है जो हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। अंग्रेज ये सब तो आपको आप स्टडी कर लेना बाद में, पहले इतना देख लीजिए। अब हम अच्छा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। थॉमस रॉबर्ट माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। तो इन्होंने क्या क्या बताया है कि जनसंख्या है वो जियोमेट्रिक अनुपात की तरह से बढ़ती है, यानी कि 2, 4, 8, 16, 32, यानी कि 25 साल में ये दुगनी हो जाएगी। मतलब कि अगर मान लीजिए कि 25 साल, अगर 100 साल हो गया तो कितना होगा? 8 गुना हो जाएगा, नहीं 16 गुना हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम इसको देखें तो ये 25 साल में खाद्य उत्पादक कितना होगा? खाद्य उत्पादक 25 साल में 2 होगा, फिर यहाँ पे 50 साल में 4 होगा, फिर यहाँ पे 6 साल में 75 साल में 6 होगा, फिर 10 होने के लिए कितना साल लग जाएगा? 125। ऐसे बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा कौन बढ़ रहा है? ये वाला बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए ये मुख्य उपाय है। प्राकृतिक क्या कर सकती है? प्राकृतिक लोग कैसे मर जाते हैं? प्राकृतिक क्या आपदाएं लाती है वो लिख लेना। कृत्रिम निरोध, लोग आजकल क्या कर रहे हैं? आप न्यूज़ सुनोगे या थोड़ा बहुत फ़ोन से देख सकते हो। आप देख लीजिए माल्थस के सिद्धांत के विरुद्ध कौन कौन थे। माल्थस के सिद्धांत के विरुद्ध अरस्तु थे, प्लेटो थे, और अच्छा चलिए इतने ही देख लीजिए। अब हम देखते हैं जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत देखते हैं। इसमें क्या होता है? जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत देखते हैं पहले। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है। जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण हैं। यानी कि देखिए जनसंख्या क्या है? आर्थिक वृद्धि। आर्थिक रूपों से ये जैसे कि सरकार से ये जुड़ी होती है कि जनसंख्या किस तरह से बढ़ रही है, यह उसका एक चरण होता है जो आर्थिक रूपों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसका यह देखते हैं, यह सिद्धांत 1929 में थॉमसन नोटेस्ट्रीन, ये दोनों अलग अलग नाम है। थॉमसन है, एक नोटेस्ट्रीन है। ये दोनों ने दिया था 1929 में जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत दिया था, जो मुख्य 3 चरणों में है। तो हम देख लेते हैं इसके तीनों चरण। पहला चरण है समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना, क्योंकि समाज तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले यही देख लेते हैं कि इसमें उच्च जन्म दर होता है, जन्म दर और मृत्यु दर भी उच्च होती है। उच्च मृत्यु दर। तो आप समझिए उच्च जन्म दर यानी कि क्या हो रहा है? यहाँ पे गर्भ निरोधक सामानों का यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं ना। इससे क्या होगा? जनसंख्या बढ़ रही है और लोग मर भी रहे हैं। देखिए 100 जीवन हुआ तो 100 मर गए। इससे क्या हुआ कि
जन्म भी ज़्यादा ले रहे हैं, मर भी ले रहे हैं। यानी कि 12 किसी के बच्चे हैं तो उसमें से मान लीजिए कि 3-4 मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब क्या हो रहा है, अच्छा अभी इसी को देखते हैं, ठीक है। तो इसे यह कब किन जगह किस कारणों से होता है और किन देशों में होता है? देखिए, जो अल्प विकसित देश होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा दवाइयाँ नहीं होती जिसके कारण वहाँ पे मौतें होती हैं। दवाइयों की वजह से मौत होती हैं। यह तकनीकी की व्यवस्था नहीं होती। पिछड़े देशों में ज़्यादा होती है कि जन्म दर भी उच्च होता है और मृत्यु दर भी उच्च होती है, ठीक है। ये था पहला चरण। अब हम देख लेते हैं दूसरा चरण। इसमें क्या होता है, उच्च जन्म दर। ये जन्म दर उच्च रहेगी। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं, हाई। जन्म को क्या बोलते हैं, बॉथ बोलते हैं, तो बॉथ बोलते हैं। ये भी उच्च है, लेकिन यहाँ पे डाउन हो गया है क्या, मृत्यु दर, डेड मृत्यु हो गई है। मतलब कि ये भी डी है, डाउन ये भी हो गया है। और अच्छा यहाँ पे हम किसी और को सूचित कर लेते हैं। अरे ये सब गायब हो गया। हाई बहुत हो रहा है, डाउन क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा डी लिख लेते हैं। इसको भी क्या हो रहा है, डेड हो रहा है, मतलब कि मृत्यु हो रही है। तब क्या हो रहा है कि मृत्यु दर तो रुक गई है, जन्म दर हो रही है। मान लीजिए कि 12 बच्चे हैं किसी के, तो उसमें से अब एक मर जा रहा है, तो कितना बच गया, 11। लेकिन अब क्यों हो रहा है, अब ये तकनीक की व्यवस्था हो गई है, दवाइयों की व्यवस्था इसमें हो गई है। इस चरण में लोग प्रॉपर दवाइयाँ ले रहे हैं, हॉस्पिटल बन चुके हैं, यहाँ पे सरकार जागरूक हो गई है और लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। और तीसरा चरण में क्या होता है, निम्न जन्म दर होता है, डाउन होता है क्या, जन्म दर। इसमें बहुत होगा और डाउन होगा डेड। तो अब इसमें देखिए, इसमें एक प्रोफेशन चला है, मैंने आपको पहले बताया था कि हम दो हमारे दो। तो इसमें क्या हो गया है, बहुत कम हो रहा है, यानी कि दो हम दो हमारे दो, इसमें ये हो रहा है। और मृत्यु दर भी नीचे हो गई है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी तकनीकी की व्यवस्था, यहाँ पे मान लीजिए कि प्रॉपर नहीं हो रहा है तो 0 यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। मतलब कि यहाँ पे मृत्यु दर कम हो गई है, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था है, क्या, दवाइयों की व्यवस्था है, हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे इस चरण में। तो यानी कि अब इस तरह से समय को भी दर्शा सकते हैं कि पहले समय में इस तरह से होता था, अब समय नया आ गया है। तो चलिए आज हम इतना ही करेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग वीडियो।